नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कानून और व्यवस्था की मूल भावना समाज में न्याय, संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखना है। लेकिन जब उसी कानून की सख्ती और सजा के डर का इस्तेमाल किसी समुदाय या व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए किया जाने लगे, तो उसे किसी भी दृष्टिकोण से न्याय का तकाजा नहीं कहा जा सकता। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर टिकी होती है। देश के अलग अलग इलाकों में जब भी कोई वर्ग या समुदाय अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है, तो उसकी पहली और सबसे प्राकृतिक उम्मीद यह होती है कि सरकार उसकी बात सुनेगी। चाहे आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ ही क्यों न हो, एक जिम्मेदार शासन व्यवस्था से हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि वह बातचीत और संवाद का रास्ता अपनाएगी। यदि सरकार को यह भी लगता है कि आंदोलनकारियों की मांगे पूरी तरह से अनुचित या खारिज करने योग्य है, तब भी लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है कि बातचीत का दौर रुकना नहीं चाहिए। संवाद के जरिए ही असंतोष को शांत किया जा सकता है और किसी सर्वमान्य समाधान पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दिनों देश में एक नया ही चलन देखने को मिल रहा है। बातचीत के दरवाजे बंद करके दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है। यदि कुछ खास वर्गों या प्रभावशाली हस्तियों के खिलाफ कोई टिप्पणी की जाती है, तो तुरंत कठोर कानूनों का सहारा लेकर पुलिस या कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। जब कोई पीड़ित या उपेक्षित वर्ग अपनी न्याय संगत मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरता है, तो उस पर बातचीत करने के बजाय लाठीचार्ज कराया जाता है। यह विडंबना ही है कि सरकार अपनी राजनीतिक सहूलियत और प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसले ले रही है। एक वर्ग के लिए अलग कानून और रवैया अपनाया जाता है, जबकि दूसरे वर्ग के लिए बिल्कुल अलग नीतियां लागू की जाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब निष्पक्ष संवाद का अभाव हुआ, स्थिति बिगड़ी है। चाहे कॉकरोचों द्वारा जंतर मंतर पर किए गए प्रदर्शन के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुआ हिंसक बवाल हो, या फिर हाल ही में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के तहत जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन, इन दोनों ही स्थितियों में संवाद स्थापित करने के बजाय महज 24 घंटे के भीतर लाठीचार्ज कर दिया गया। सरकार ने अपना बल प्रयोग दिखाया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल बल प्रयोग से असंतोष खत्म हो जाता है? किसी भी आंदोलन को खत्म करने या दबाने का आधार केवल यह नहीं हो सकता कि प्रदर्शनकारियों की संख्या कम है या उनकी मांगे राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ सकती है। आज आंदोलनों को कुचलने के पीछे जो मुख्य वजह काम कर रही है, वो है वोट बैंक का गणित। जब कोई कम संख्या वाला वर्ग अपनी जायज मांगे लेकर सरकार के पास आता है, तो सत्ता पक्ष के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि अगर वे बातचीत की मेज पर आते हैं या प्रदर्शनकारियों को थोड़ी भी रियायत देते हैं, तो इससे वह बड़ा वर्ग नाराज हो सकता है जिनकी जनसंख्या अधिक है। और यदि बहुसंख्यक वर्ग नाराज हो गया, तो चुनाव में वोट नहीं मिलेंगे और सत्ता हाथ से निकल जाएगी। इसी सत्ता को बचाए रखने और वोट बैंक को साधे रखने के चक्कर में छोटे या उपेक्षित वर्गों की जायज आवाजों को भी सीधे से खारिज कर दिया जाता है और उनके आंदोलनों को जबरन कुचल दिया जाता है। अजीत भारती मामला और SC/ST एक्ट का विवाद इसी दमनकारी राजनीति और दुरुपयोग की ताजा बानगी पत्रकार और यूट्यूबर अजीत भारती के मामले में देखने को मिली है। अजीत भारती जो लगातार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते आए हैं, उनके खिलाफ अचानक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। SC/ST एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके दुरुपयोग को लेकर पूरे देश में लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। यह आवाज केवल किसी एक वर्ग विशेष या इस कानून से प्रताड़ित लोगों की ही नहीं है, बल्कि इसकी गूंज देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक में कई बार सुनाई दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के लगातार होते अनुचित इस्तेमाल और फर्जी मुकदमों को लेकर एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर की गई है। जब शीर्ष अदालत में इन मामलों पर विस्तृत सुनवाई शुरू हुई, तो अदालत के सामने ऐसे दर्जनों उदाहरण और साक्ष्य आए जिनसे यह साबित हुआ कि इस सख्त कानून का इस्तेमाल अक्सर निजी रंजिशें निकालने, ब्लैकमेल करने और लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। साक्ष्यों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद संतुलित और ऐतिहासिक निर्णय दिया था। SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज होते ही आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। शिकायत मिलने के बाद मामले की प्राथमिक जांच कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट आने और आरोप में प्रथम दृष्टता सत्यता पाए जाने के बाद ही आईपीएस स्तर के अधिकारी की देखरेख में आगे की कार्रवाई या गिरफ्तारी की जा सकेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आते ही देश भर में एससी एसटी वर्ग के लोग सड़कों पे उतर आए और भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। केंद्र की मोदी सरकार पे राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार ने संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और कानून को पुनः उसके पुराने कठोर रूप में बहाल कर दिया। यद्यपि फैसले में बदलाव के समय कुछ आवश्यक सुधारों की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आज भी इस कानून का व्यापक दुरुपयोग जारी है। आज जब एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ पुनः आवाजें उठ रही है, तो एक बड़ा सवाल सामाजिक न्याय और समानता के दोहरे मापदंडों पर भी खड़ा होता है। ऐतिहासिक रूप से यदि एससी एसटी वर्ग के साथ अतीत में कोई अन्याय हुआ है या वर्तमान में कोई प्रताड़ना होती है, तो उनका अपनी आवाज उठाना पूरी तरह से स्वाभाविक और अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन कई बार आंदोलनों के नाम पे जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, वह सामान्य विरोध की सीमा को लांघ जाती है। सवर्णों और विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जाता है। मनुवाद से आजादी के नाम पर रैलियां निकाली जाती है। दीवारों पे आपत्तिजनक पोस्टर और बैनर लगाए जाते हैं और पूरे के पूरे समुदाय को लक्षित करके अपशब्द कहे जाते हैं। यदि कानून के निष्पक्ष अनुपालन की बात की जाए, तो इस प्रकार की भड़काऊ और अपमानजनक नारेबाजी के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता के तहत कई मुकदमे दर्ज होने चाहिए। लेकिन इसके विपरीत सवर्ण और ब्राह्मण समुदाय के लोग अमूमन इन बातों पर उग्र होकर सड़कों पे दंगा फसाद करने नहीं उतरते। वे यह समझते हैं कि यदि अतीत के किसी अन्याय का बदला वर्तमान पीढ़ी से गाली गलौज और हिंसा के जरिए लिया जाएगा, तो यह आपसी वैमनस्य और बदले की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट चुकी है। प्रताड़ित महसूस कर रहा है कि दूसरा वर्ग अब इस असमानता के खिलाफ मुखर हो रहा है। हाल ही में शुरू हुए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की मूल भावना और मुख्य मुद्दों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह आंदोलन केवल आरक्षण का अंधा विरोध नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पे सवाल उठाता है जिसकी वजह से जरूरतमंद लोग दशकों से आरक्षण के लाभ से वंचित रहे हैं। संविधान में आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि पिछड़े और शोषित वर्गों का सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान हो सके। लेकिन 70 सालों से एससी एसटी वर्ग को और लगभग 35 सालों से ओबीसी वर्ग को मिल रहा आरक्षण के बावजूद सच्चाई यह है कि इसका लाभ इन वर्गों की सभी जातियों को समान रूप से नहीं मिल पाया है। राजनीतिक आरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार और केंद्र की राजनीति में देखा जा सकता है। दलित राजनीति के नाम पर आरक्षित सीटों से रामविलास पासवान खुद, उनके भाई और उनका बेटा चिराग पासवान लगातार सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री बनते आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खुद वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं और अब उनके बेटे को भी आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने और मंत्री बनने का अवसर मिलता है। जब एक ही परिवार की 3-3 पीढ़ियां राजनीतिक और सामाजिक आरक्षण का पूरा लाभ उठा लेती है, तो ऐसे समाज के किसी गरीब और निसहाय दलित व्यक्ति को आगे आने का मौका कैसे मिलेगा? इसीलिए आज समाज के भीतर से ही यह मांग उठ रही है कि आरक्षण में वन टाइम रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। यदि किसी परिवार की एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वह सक्षम हो चुका है, तो अगली पीढ़ी को उस दायरे से बाहर कर उसी वर्ग के अन्य गरीब परिवारों को अवसर दिया जाना चाहिए। कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक पैनल जस्टिस रोहिणी आयोग ने आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरक्षण सूची में शामिल जातियों में से मात्र 10% प्रभावशाली जातियां ही कुल आरक्षण के 90% से अधिक फायदों का लाभ उठा रही है। शेष 90% छोटी और पिछड़ी जातियां आज भी आरक्षण के लाभ से पूरी तरह वंचित या पीछे छूटी हुई है। तार्किक और न्याय संगत कदम तो यह होना चाहिए था कि सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर उन 10% जातियों की पहचान करती जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत हो चुकी है और उन्हें सामान्य वर्ग में स्थानांतरित करके बाकी बची हुई 90% शोषित जातियों को आगे बढ़ाती। लेकिन वोट बैंक होने के डर से उस ऐतिहासिक रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
आरक्षण के मुद्दे पर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां केवल अपना उल्लू सीधा करने में लगी है। आरक्षण व्यवस्था को मूल रूप से लागू करने वाली कांग्रेस और आज विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जैसे नेता इस पूरे सामाजिक तनाव पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे चाहते हैं कि असंतोष की यह आग सुलगती रहे ताकि चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा उन्हें मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण को घटाने के बजाय आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण लागू करके एक बड़ा कदम जरूर उठाया, लेकिन वर्तमान में चल रहे आंदोलनों और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर वह भी रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रही है। इसी पूरे परिदृश्य के बीच जब अजीत भारती ने एक लाइव डिजिटल स्ट्रीम के दौरान सरकार और राजनीतिक दलों की नीतियों के खिलाफ बेबाकी से बात की तो विवाद खड़ा हो गया। लाइव सेशन के दौरान उनके समर्थक और विरोधी दोनों तरह के लोग टिप्पणियां कर रहे थे। इसी बीच कुछ विरोधियों ने अजीत भारती के परिवार, उनकी मां, बहन और यहाँ तक कि उनकी बहन की शादी सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण से कराने जैसी अत्यंत भद्दी और अमर्यादित टिप्पणियां की। जब इस अभद्रता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई तो विरोधियों ने उसे SC/ST एक्ट का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर दिया, जिसके दुरुपयोग का विरोध अजीत भारती कर रहे थे। अजीत भारती पे तुरंत SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी गई। अजीत भारती अब हुई इस FIR ने देश की विधिक और राजनीतिक गलियारों में नए सिरे से एक बहस को जन्म दे दिया। क्या चंद्रशेखर आजाद, रावण या चिराग पासवान जैसे लोग जो आज सांसद और मंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन है और पब्लिक कमिटमेंट का हिस्सा है, उनके खिलाफ की गई किसी भी राजनीतिक या तीखी टिप्पणी को SC/ST एक्ट के तहत अपराध माना जा सकता है। देश में महात्मा गांधी, वीर सावरकर और अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ आए दिन तिखी टिप्पणियां होती है, लेकिन वहां ऐसे सख्त कानूनों का प्रयोग नहीं होता। तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किसी भी आलोचना को सीधे इस एक्ट से जोड़कर केस दर्ज करना कहां तक न्याय संगत है? कानून का मूल उद्देश्य पीड़ितों की रक्षा करना था, न कि किसी नेता या वर्ग को राजनीतिक ढाल प्रदान करना। यदि किसी वर्ग की आवाज, उनके मुद्दों और उसकी जायज मांगों को दबाने के लिए ऐसे सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें बिना जांच के सीधी सजा या उत्पीड़न की व्यवस्था हो, तो यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक संकेत है। अजीत भारती के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद असंतोष और बढ़ने की पूरी संभावना है। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच सकता है, ताकि संशोधित कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए पुख्ता दिशा निर्देश तय किए जा सके। यदि सत्ता में बैठे लोग और प्रशासनिक व्यवस्था बातचीत की मेज पर आकर समस्याओं का न्यायपूर्ण समाधान नहीं निकालती है, तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन से जुड़े लोग और SC/ST एक्ट के दुरुपयोग से पीड़ित वर्ग आने वाले दिनों में और अधिक उग्र होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। न्याय का तगाजा दमन में नहीं, बल्कि निष्पक्ष संवाद और पारदर्शी व्यवस्था में ही निहित है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।